हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे पहले 5 लेक्चर्स हम कर चुके हैं रिवीजन के। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करें। आज ये 6 चैप्टर है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर एंड वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अवर एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू सर्टेन लेयर्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर हमें पता है कि कुछ लेयर्स में क्या है, डिवाइड है। तो वे लेयर्स कौन कौन से हैं? तो ये सारी लेयर्स हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, और इन सभी को याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है? थैंक यू सो मच दी एक्स। तो इसे थैंक यू से ट्रोपोस्फेयर, सो से स्ट्रेटोस्फेयर, मच से मेसोस्फेयर और दा से थर्मोस्फेयर और एक्स से एक्सोस्फेयर। तो ये ट्रिक है इन लेयर्स को याद रखने की, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखने हैं। तो एक ये है कि ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर तक है? 20 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक है। मेसोस्फेयर जो है वो 85 किलोमीटर तक है। थर्मोस्फेयर 690 किलोमीटर एंड एक्सोस्फेयर 10,000 किलोमीटर। एक्सोस्फेयर जो बिल्कुल आउटर लेयर है और इनर लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। अवर एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे क्या मिलते हैं? गैसेस मिलते हैं जो कि अर्थ को क्या करता है? सराउंड करता है। इट इज़ केप्ट इन प्लेस बाय द पुल ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। और ये मतलब कि अपनी जगह पे कैसे रह पाते हैं? क्योंकि इनको जो अर्थ की जो ग्रेविटी है इनको बांध के रखती है, इसीलिए सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कैसे इवोल्यूशन होता है, मतलब कि इसमें चेंजेस कैसे कैसे आते हैं? तो ये स्टेजेस हैं। जैसे लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो पहले का जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो क्या हो रहा है? उसका लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अर्ली एटमॉस्फेयर है उसमें मोर अमाउंट, मतलब जो पहले वाला एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलता था। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एक्सेसिव सोलर फ्लेयर्स इट्स वैनिस्ड। तो पहले बहुत सारी सोलर फ्लेयर्स के कारण ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो हमारा एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं लॉस होता जा रहा है। देन सेकंड है हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ थ्रू वोल्केनिज्म। और जो वोल्केनो थे, वोल्केनो के कारण क्या हो रहा था? हमारा जो अर्थ का जो इंटीरियर था वो काफ़ी हॉट था। देन उसके बाद मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड, और प्लांट्स के द्वारा भी मॉडिफाई होती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो क्वेश्चन जो मेन है यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे ट्रोपोस्फेयर है तो ट्रोपोस्फेयर में क्या चीज़ें घटित होती है? तो पूछा जाएगी जो वेदर फिनोमिना है वो किस लेयर में होते हैं? तो वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। देन इट इज़ द लोएस्ट लेयर। इसकी जो हाइट है वो पोल्स पे 8 किलोमीटर एंड इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है। आप लोगों को बताया था ये इक्वेटर है, और जो पोल्स जो ऊपर है पोल्स पे वेरी करती है क्या? जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वे वेरी करती रहती है, इनका जो साइज़ है वो वेरी करता रहता है। देन उसके बाद अगर हम इनका हाइट का एवरेज निकालेंगे तो लगभग 13 किलोमीटर एवरेज हाइट है। तो आप लोगों को ये मार्क करनी है। देन उसके बाद ट्रोपोपोज। तो ट्रोपोपोज एक लाइन है जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से क्या करती है? अलग करती है। तो जितने भी जैसे ये पोजेस हैं ये ऐसे होंगे। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है तो जो यहाँ पे ये अलग कर रही है तो इसको ट्रोपोपोज बोलेंगे। यहाँ पे जो ये गैप दिख रहा है आपको, इसको स्ट्रेटोपोज बोलेंगे। तो जैसे ही लेयर खत्म होगी उसी को उसके पीछे पोज लगा देंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रेटो है, ये खत्म हुई तो स्ट्रेटोपोज। इसके बाद मीजोस्फेयर में यहाँ पे ये एंड हो रही है तो मीजोपोज। एंड उसके बाद थर्मोपोज यहाँ पे हो जाएगा। तो इनके पीछे पोज लगा देंगे। जैसे ही एक लेयर खत्म होती है और दूसरी स्टार्ट होती है तो उसके नाम के पीछे पोज लगा देंगे। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद खत्म होते हैं इसको बोलेंगे ट्रोपोपोज। जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर तो स्टार्ट होती है, ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है। देन उसके बाद कंपोजिशन ऑफ गैसेस। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे गैसेस कौन कौन से हमारे एटमॉस्फेयर में? जो नाइट्रोजन वो 78%, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, और CO2 0.036% है, एंड देन हीलियम। तो ये पूछा जाता है कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस कौन सी है? इनर्ट गैस आप लोग जो गैस है आप लोगों को पता होगा, जो हीना नीना और करीना, जो हमारी पीरियोडिक टेबल में लास्ट जिनका जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है बिल्कुल, तो उन्हीं को बोलते हैं इनर्ट गैसेस। तो हमारी आर्गन भी क्या है? एक इनर्ट गैस है, और सबसे पहले हमारी हीलियम। देन उसके बाद है आर्गन। देन उसके बाद देखते हैं जो ट्रोपोस्फेयर है वो जनरली जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीजेस करता है। क्यों करता है वो देखेंगे। और जो ये डिक्रीज करता है विद इन द लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जाएंगे
तो हाइट पे क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगी ट्रोपोस्फेयर जो हमारी है। क्यों करती है, इसी को हम लैप्स रेट बोलते हैं। और देखते हैं क्यों। तो ये देखो, जो हमारी ये अर्थ का क्या है, सरफेस है, ठीक है। तो अर्थ का सरफेस है, तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब इसका ये है कि दूर जितनी हम जाएंगे वहां पे वो सरफेस को क्या करेगा, हीट अप। देखो, जैसे हमारा सन है, ठीक है, और सन की रेज यहाँ पे आके हमारी इस लेयर पे टकरा रही हैं, तो ये लॉन्ग वेवलेंथ है। तो हमारे जो ये गैसेस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, कुछ ये बोलते हैं कि हमारी मर्जी से तुम आ सकती हो वेव्स, और जो हम बोलेंगे वही वेव्स यहाँ से वापस जा सकती है। तो कुछ वेव्स को तो ये अंदर ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन कुछ को क्या करते हैं, ये अंदर एंटर नहीं देते और ये यहाँ पे टकरा के वापस चली जाती हैं। और जो अर्थ का जो सरफेस है वो हीट अप हो जाता है, क्यों, इंसोलेशन की वजह से। और जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उनको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, मतलब कि उनको वो जाने देती है। और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उनको हीट्स द एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं है कि जो सन से जो रेस निकलते हैं उनके कारण हमारा जो अर्थ सरफेस है वो हीट होता है, नहीं। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती है जो वापस जाती है टकरा के हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, उनकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप होता है। और जो लॉन्ग वेवलेंथ की, जो जितनी भी लॉन्ग वेवलेंथ है वो सारी की सारी वेव्स कैसे होती है, ओपेक होती है। मतलब कि उनके पास से कुछ भी चीज, मतलब कि ओपेक का मतलब क्या होता है, धुंधला, जिससे जिसके अंदर से या फिर पास से, जिसके अंदर से कुछ चीज क्या नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती, या फिर देखा नहीं जा सकता। ट्रांसपेरेंट क्या, जिसके आसपास मतलब ट्रांसपेरेंटली कुछ देखा जा सके। तो जो ट्रोपोस्फेयर है वो जनरली एल्टीट्यूड पे डिक्रीज होती जाती है। देन उसके बाद हम देखते हैं क्या, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी हम यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये गैसेस ही क्या बनाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन गैसेस के कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो वो कौन से, वाटर वेपर, CO2, मीथेन, SO2, और जो ओजोन है, जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं तो उसको ओजोन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। और जो NO2 है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, ये याद रखना है। पूछ सकते हैं कि ये सारी गैसेस के नाम दे दिए और साथ में NO2 भी दे देंगे, तो क्या NO2 ग्रीन हाउस गैस है, तो नहीं। तो जो एटमॉस्फेयर है क्यों हीट अप होता है वो देखते हैं, क्यों हीट होता है। तो सबसे पहला जो वो है कंडक्शन के कारण होता है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जो हीट ट्रैप कर लेता है, एयर्स दैट लेयर जो हमारी अर्थ के नियर है वो कंडक्शन के थ्रू क्या होती है, हीट अप होती है। देन उसके बाद आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब वर्टिकली ट्रांसफर ऑफ हीट आफ्टर कंडक्शन। मतलब कि कंडक्शन में तो क्या होता है, वर्टिकली क्या हो रहा है, हीट ऐसे मिल रही है, लेकिन फिर उसके बाद जो वर्टिकली ट्रांसफर होती है कंडक्शन के बाद, जो हीट ट्रांसफर होती है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद आता है एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली जो हमें हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं एडवेक्शन। तो कन्वेक्शन जो वर्टिकली ट्रांसफर होती है कंडक्शन के बाद, और एडवेक्शन का मतलब है जो हॉरिजॉन्टली क्या होती है, ट्रांसफर होती है हीट, उसी को हम बोलते हैं क्या, एडवेक्शन। और जो लू, ये पूछा जाता है कि लू किसका रिजल्ट है, लू किसके कारण चलती है, तो जो लू चलती है वो एडवेक्शन के कारण चलती है। और लू है जो हमारी वो हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर करती है हीट को, हॉरिजॉन्टली चलती है। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रेडिएशंस है। इन रेडिएशन के कारण क्या हो रही है, हीट अप हो रहा है, हीट अप हो रहा है तो क्या हो रहा है, कंडक्शन का मतलब तो क्या होता है, ये हीट जैसे जो ये हमें दिख रहा है ये बार, तो इसको अगर हम हाथ लगाएंगे तो क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। जब ऐसे जो ट्रांसफर होता है इसको कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन का मतलब क्या है, जब पानी क्या होता है, पहले नीचे गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ठंडा पानी है वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे मतलब कि जो चीज़ गर्म हो गई है उसको ऊपर जाने के बाद, और जो ठंडी है वो नीचे आ जाए, तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। मतलब कि जो चीज़ गर्म हो गई वो ऊपर चली जाएगी, और जो ठंडी है फिर वो नीचे आ जाएगी, तो कंडक्ट हो गई, ये पार्टिकल कंडक्ट हो गया, देन कन्वेक्शन हो गई। ठीक है, तो कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन होता है, और एडवेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टली होता है। देन उसके बाद आता है इंसोलेशन। इंसोलेशन मैंने पहले भी बताया कि इंसोलेशन का मतलब है जो एनर्जी, हीट जो सन से हमें मिलता है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। देन उसके बाद आता है एपीहीलियन, पेरीहीलियन। ये भी बताया कि पेरीहीलियन कब होता है, जब हमारा सन बिल्कुल पास होता है। अगर सन पास होगा तो इंसोलेशन भी ज़्यादा होगी। और एपीहीलियन का मतलब जब सन दूर होता है पृथ्वी से। और ये डेट्स भी मैंने पहले बताई हुई है, और ये दोनों टर्म भी पहले बताई हुई है कि किसका मतलब क्या होता है। देन उसके बाद इक्वेटर। इक्वेटर पे जो इंसोलेशन है वो कम होती है, क्यों, और होनी तो ज़्यादा चाहिए कि भाई इक्वेटर पे अगर क्या है, सन की रेज पड़ रही है तो इंसोलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में कुछ बादल होते हैं जो क्या करते हैं,
इतनी हीट को अंदर तक जाने नहीं देते, जिसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ क्लाउड की वजह से इंसोलेशन कम होती है। देन उसके बाद ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स पे फिर वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डेजर्ट होते हैं और इंसोलेशन हाई हो जाती है, क्योंकि इतने हमें क्लाउड देखने को नहीं मिलते। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हम देखेंगे तो वहाँ पे हीट ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन उसके बाद है कि जो इंसोलेशन को कौन कौन सी चीज़ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होगा जितना एटमॉस्फेयर, कोई चीज़ नहीं होगी तो उसको ट्रैप नहीं करेगी, वो ऐसे ही चली जाएगी, तो ये इसको अफेक्ट करेगी। लेंथ ऑफ द डे, टिल्ट ऑफ द अर्थ, टिल्टेड होने की वजह से क्या होता है, कभी इक्वेटर पे जो सनलाइट पड़ती है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट पड़ती है। देन रोटेशन, जो एक दिन रात होता है उसकी वजह से। और पोजीशन ऑफ अर्थ, अर्थ की जो पोजीशन है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, इन सभी रीजंस की वजह से इंसोलेशन जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है। देन उसके बाद है अल्बीडो। अल्बीडो का मतलब होता क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट या फिर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस, टिपिकली दैट ऑफ अ प्लैनेट और मून। मतलब कि अल्बीडो का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो जैसे हमारे अर्थ सरफेस पे आई और वो रिफ्लेक्ट होके एक सरफेस से दोबारा वापस चलेगी, तो उसको अल्बीडो बोलते हैं। ठीक है, कि ऐसी कौन जो जो इंसिडेंट लाइट या फिर रेडिएशन है जो रिफ्लेक्ट होके सरफेस से क्या किसी भी प्लैनेट या मून के वापस चली जाए, उसको बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको अल्बीडो बोलते हैं। देन उसके बाद ये देखा जाता है कि जो अर्थ सरफेस है, तो ये सारे अर्थ सरफेसेस हैं, किसमें क्लाउड कौन से मिलते हैं। तो जो हमारे सैंड और डेजर्ट है वहाँ पे थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, और कितने परसेंट देखने को मिलते हैं? ये 27। और ये पूछा जाता है कि ओल्ड स्नो में कितने परसेंट क्लाउड देखने को मिले? 59%, और ये पीछे पूछा भी गया है। ठीक है, और ऐसे ही फ्रेश स्नो में 80% देखने को मिलते हैं, और आइस स्नो में इसमें दिया नहीं हुआ है कितने परसेंट है। तो ये चीज़ें पूछी जाती है कि कौन सी चीज़ें कितने परसेंट है, और क्लाउड्स कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। हीट बजट। हीट बजट का मतलब क्या है? जब अर्थ सरफेस मेंटेन करती है अपना नॉर्मल टेम्परेचर, ना तो ज़्यादा हीट होने देती ना ज़्यादा कूल होने देती टेम्परेचर को, तो इसी क्वालिटी को क्या बोलते हैं? हीट बजट बोलते हैं। और अल्बेडो, अल्बेडो क्या बताया था कि जो रिफ्लेक्टेड क्या है? लाइट है। जो किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट अगर रिफ्लेक्ट हुई है तो उसी को क्या बोलते हैं? अल्बेडो बोलते हैं। और जो हाईएस्ट अल्बेडो है वो किसका है? आइस कैप और ग्लेशियर्स का है। ठीक है, ग्लेशियर्स और जो आइस कैप्स है वो क्या करते हैं? लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अल्बेडो सबसे ज़्यादा किसका है? ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देन उसके बाद ये देखो, जैसे 100% सन की रोशनी आई तो जिसमें से 30% आउटर स्पेस में रह जाती है, और जो 70% है, 70% में से सिर्फ 23% ही अर्थ एब्जॉर्ब करती है। बाकी क्या होती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है क्लाउड्स के कारण या फिर कुछ एटमॉस्फेयर में। तो सिर्फ जो हमारी अर्थ जो ट्रैप करती है वो 23% ही एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्टिंग जो ये सारी चीज़ें चलते हैं। देन उसके बाद है टेम्परेचर इन्वर्जन। इसका मतलब है आ लेयर इन द एटमॉस्फेयर इन विच एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। इसका मतलब ये है, इन टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाएंगे तो जो एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, वो कूल डाउन होता जाएगा, उसी को टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। और इसके लिए जो कौन सी चीज़ें कंडीशन फेवरेबल है? तो लॉन्ग विंटर नाइट, ठीक है, तो क्या होगी? ठंड बढ़ेगी, स्टिल एयर एंड क्लियर क्लाउडलेस स्काई। जो क्लियर क्लाउडलेस स्काई होती है उसमें भी क्या बनती है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देन उसके बाद देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। हमारी एक लेयर कंप्लीट हो गई है, जो थी ट्रोपोस्फेयर। देन सेकंड आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या देखा है? जो ओजोन लेयर है वो किस में देखने को मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। जो जो हमारी ये ओजोन लेयर है क्या करती है? हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, और ये जो है काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देन उसके बाद जो ओजोन लेयर है वो 30 से 35 किलोमीटर के बीच में दिखाई देती है। एंड जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जो जितने भी जेट प्लेन्स है वो इसी लेयर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर किस लेयर में मिलती है और जेट प्लेन्स कौन सी लेयर में फ्लाई होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो किया जाता है 16 सितंबर को। क्यों किया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था? एक प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। तो उस दिन क्यों हुआ था? और ये क्योंकि यहाँ पे जो CFCs हैं,
ठीक है, इनको बैन कर दिया गया था। और क्योंकि ये क्या कर रही थी, ओजोन लेयर को थिन कर रही थी और ओजोन होल बना रही थी। ठीक है, तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है और वो डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। और इन्होंने ये बताया था कि जो सीएफसी हैं उनको बैन करो भाई, उनको रेफ्रिजरेटर में, याद रखना कि जो सीएफसी है वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है। पूछा भी गया है कि ये किस में यूज़ की जाती है, तो इन्होंने बोला था कि इसको यूज़ नहीं किया जाएगा ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको बैन कर दिया था, इसीलिए हम ओजोन डे बनाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रेटोपोज। अभी अभी बताया कि स्ट्रेटोपोज जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होगी, नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे जो पोज हुआ उसी को स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाएगी जो कि है मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर क्या, हमारी कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। मेटेरोइड्स, इस जो मेटेरोइड्स मैंने बताया था सोलर सिस्टम में कि मेटेरोइड्स आते हैं और मीजोस्फेयर में बर्न हो जाते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि यहाँ पे मेटेरोइड्स जो होते हैं वो एंड हो जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। देन उसके बाद इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एल्टीट्यूड में, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। तो हमारी जो फर्स्ट दो लेयर्स थी उनमें जो एल्टीट्यूड में जाते हुए जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे जो एल्टीट्यूड में देखेंगे हम मेसोस्फेयर में, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देन हमारी आती है नेक्स्ट लेयर, वो आती है हमारी थर्मोस्फेयर। तो जो थर्मोस्फेयर है वो सबसे हॉटेस्ट लेयर है, और इसमें भी क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एंड जो आयन्स है यहाँ पे देखे जाते हैं आयनोस्फेयर लेयर में। एक आयनोस्फेयर लेयर थर्मोस्फेयर में देखी जाती है जिसमें आयन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आयन्स मिलते हैं। और ये क्या करती है, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। क्या करते हैं, जो रेडियो वेव्स है उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। देन उसके बाद हम देखते हैं कर्मन लाइन। कर्मन लाइन का मतलब क्या है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर और एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर हमारी क्या है, बिल्कुल आउटर लेयर है। तो जो आउटर लेयर के बाद और जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बीच में एक बाउंड्री होती है, उसी को कर्मन लाइन बोला जाता है, जो कि 100 किलोमीटर की होती है। देन देखते हैं हम आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है कि जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाए सेम थर्म मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं, तो टेम्परेचर के अलग अलग पॉइंट्स को जब मिलाया जाए उसी को आइसोथर्म्स बोलते हैं। और अगर आइसोबार देखें तो आइसोबार क्या होता है, जब प्रेशर के जो ये पॉइंट्स को मिलाया जाए, सेम प्रेशर के पॉइंट्स को, तो उसको आइसोबार बोलते हैं। देन देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर कितने परसेंट है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सलाइन वाटर जो पीने योग्य नहीं है वो 97.2% है, और जो फ्रेश वाटर है वो है 2.8%। तो सिर्फ 2.8% ही हमारा पीने योग्य है, जिसमें से 2% तो क्या है, ग्लेशियर्स में पाया जाता है, और ग्राउंड वाटर सिर्फ 0.68% है, जो कि काफ़ी कम है। इसलिए बोला जाता है कि पानी को बचाओ। और रिवर्स में होता है कुछ परसेंट एटमॉस्फेयर में, और 0.4% लेक्स में मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो फ्रेश वाटर का जो ऑर्डर है वो याद रखना है हमें कि सबसे ज़्यादा किस में है, फिर कम किस में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो, तो जैसे अगर हम माने कि जो हमारे 2.8 फ्रेश वाटर है, इसको हम अगर 100% मान लेते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर को एज अ होल मतलब कि पूरा 100% माने, तो उसमें से 68.7% आइस कैप या फिर ग्लेशियर्स में मिलता है, और ग्राउंड वाटर में 30.1% देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है इसमें दिखेगा कि अर्थ का पानी कैसे कैसे है। तो हमने अभी भी क्या बताया कि जो सॉल्टी वाटर है वो 97.2% है, फ्रेश वाटर 2.8। अगर हम इस फ्रेश पॉइंट का जो 2.8 है इसको हम क्या करें, पूरा 100% मानेंगे, तो ग्लेशियर्स में 68.7% है, और ग्राउंड वाटर में 30.1% है। ठीक है, और सरफेस वाटर में या फिर अदर फ्रेश वाटर जो देख रहे हैं हम किसी लेक्स में 20.9 है, और ग्राउंड आइस या फिर परमाफ्रॉस्ट में ये चीज़ इतनी पूछी नहीं जाएगी। तो सबसे मेन आपको जो याद रखनी है, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि ग्राउंड वाटर 30.1% एंड ग्लेशियर्स में 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर का इतना परसेंट मिलेगा। देन उसके बाद हम देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के कौन कौन से पार्ट है ये देखेंगे। और प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जब किसी चीज़ से मॉइस्चर रिलीज हो जाए। प्रेसिपिटेशन आपको पता होगा कि जैसे हम कोई भी ऐसे बेक कर लेते थे, उसमें कुछ भी रिएक्शन कराते थे, तो यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो जाता था, प्रेसिपिटेट हो जाता था, जम जाता था, या फिर कॉपर हमें यहाँ पे इकट्ठा मिल गया,
उसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं कि पानी अलग हो गया और जो हमें मेटल या फिर कोई चीज़ चाहिए थी वो अलग हो गई, तो जब मॉइस्चर अलग हो जाता है उसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे इसमें जो हमारा वेदर है वाटर साइकिल है इसमें भी होता है। तो वाटर साइकिल के 3 प्रोसेस है। फर्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या है, जो हमारी वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या दोबारा से पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन उसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या, जैसे रेन है, स्नो है, हेल है, तो इसमें क्या होगा, इनसे जो एनी काइंड ऑफ वेदर कंडीशन वेयर समथिंग फेलिंग फ्रॉम स्काई, मतलब कि अगर कोई चीज़ स्काई से गिर रही है किसी भी वेदर कंडीशन, उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। जैसे स्नो, रेन, हेल, ये सारी चीज़ें अगर है तो उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। देन उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसी को ह्यूमिडिटी, नमी बोलते हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो पानी की वाटर वेपर मिलती है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जो ह्यूमिडिटी है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड सेकंड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इसका मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर की एक्चुअल में हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितनी ह्यूमिडिटी है, उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी। मतलब कि एब्सोल्यूट का मतलब तो ये है कि एक्चुअल में कितनी प्रेजेंट है, और रिलेटिव का मतलब ये है कि जितनी होनी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में कितनी है। ठीक है, मान लो होनी तो 10 चाहिए थी लेकिन है कितनी, 1%, तो इसी को हम रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी बोलते हैं। किसी से अगर रिलेट करें कि अगर इसमें होनी इतनी चाहिए थी लेकिन है इतनी, इसकी कैपेसिटी इतनी है लेकिन इसके पास इतनी नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये देखो, जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो हमारी कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवा जो होती है उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। जो ठंडी हवा होगी क्या करेगी, वाटर को इतना होल्ड नहीं कर पाएगी, लेकिन जो वार्म एयर होगी उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि तुमने देखा होगा जब गर्म गर्म हवा चलेगी तो क्या होता है, कपड़ों से भी पानी कितना जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो उसकी जो कैचिंग पावर है वार्म एयर की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी क्लियर है। देन उसके बाद आता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर एट विच सेचुरेशन अकर्स। तो इसका मतलब ये है, ड्यू पॉइंट का मतलब ये है कि अब जैसे ये कोई बादल है और ये कितना मैक्सिमम पानी होल्ड कर सकता है, और अब इस एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये बोलेगा कि अब मुझसे और वाटर होल्ड नहीं होगा, तो उसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट, कि अब इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा ये कुछ भी चीज़ होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और जो ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं वाटर साइकिल की, इसमें देखिए, तो इवेपोरेट होगा ओशन लेक से पानी, तो यहाँ से इवेपोरेशन हुई। देन उसके बाद बादलों से क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया वापस से पानी में, और बादलों ने जब वो चीज़ इकट्ठी कर ली और रेन के फॉर्म में वापस से वो क्या करती है, तो वो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो जो रेन है उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। देन कंडेंसेशन जो है, अब देखते हैं जो कंडेंसेशन है उसके डिफरेंट टाइप होते हैं। एक होता है ड्यू, फॉग एंड मिस्ट। ठीक है, तो मिस्ट होता है कुहासा और फॉग होती है कोहरा। तो ड्यू का मतलब है मॉइस्चर दैट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन के रिजल्ट में बनता है मॉइस्चर उसी को ड्यू बोलते हैं। ठीक है, ड्यू मतलब शायद शबनम होता है। तो देन उसके बाद देखते हैं फॉग। फॉग का मतलब नो सॉलिड सरफेस नीडेड वेट वाटर वेपर, मतलब कि फॉग को कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं चाहिए। जैसे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को लटकने के लिए, जैसे मिस्ट है, मिस्ट कुहासे में क्या होता है कि ये कंडेंसेस अराउंड हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, तो उन पे जाके ये ओस लटक जाती है, उसी को कुहासा बोलते हैं। और इस कुहासे में कुछ भी नहीं दिखता है। फॉग के बिग पार्टिकल होते हैं, मिस्ट के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, और ये छोटे 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 कुछ देखने भी, मतलब इनमें कुछ दिखाई भी नहीं देता। और जो फ्रोस्ट का मतलब है, फ्रोस्ट का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ वाइट क्रिस्टल, जब वाइट क्रिस्टल जम जाता है उसको फ्रोस्ट बोलते हैं। और क्लाउड, तो ये अलग अलग चीज़ों में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, जो हमारा वाटर वेपर यहाँ पे इनके पास जाके इकट्ठा हो जाता है। इन विंटर जो एयर कूल है वो
डाउन ड्यू टू विच ड्यू पॉइंट रिड्यूसेस, का जो ड्यू पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है और जो वाटर वेपर्स है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, हमारी जो हवा है वो कूल हो जाती है, किसके कारण, क्योंकि वो अपने ड्यू पॉइंट के पास पहुंच जाते हैं। ड्यू पॉइंट का मतलब अभी क्या बताया था कि अब उसकी वाटर कैपेसिटी जो है, होल्डिंग कैपेसिटी, अब वो खत्म हो गई है, तो क्या करेगी, उसको छोड़ देगी, वाटर जो उसने होल्ड किया हुआ था, तो वाटर वेपर जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है, जैसे हम किसी चीज़ में बीज बो देते हैं, तो उसी तरह से ये चीज़ इसमें बताई गई है कि जब हम क्या करते हैं, जब पानी, अगर मान लो बादल वर्षा नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें सीड, जो हमारी सिल्वर आयोडाइड है, AgI या फिर पोट आयोडाइड, तो उसकी वजह से हम उसकी हेल्प से क्या करेंगे, आइस के क्रिस्टल्स जो है हम क्लाउड के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेगा वो, रेन करेगा, जो आर्टिफिशियल रेन जिसको हम बोलते हैं, तो क्लाउड सीडिंग की हेल्प से की जाती है। तो इसमें क्या है, वो क्या करेगा, जो आइस क्रिस्टल फॉर्म है इन सस्पेंडेड क्लाउड कॉजिंग वाटर ड्रॉपलेट टू फ्रीज एंड फॉल लेस स्नो और रेन। तो मतलब क्लाउड सीडिंग का मतलब ये होता है कि जो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करके जब हम बारिश कराते हैं तो उसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। देन उसके बाद आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड कौन कौन से होते हैं। तो ये चीज़ भी क्वेश्चन उसमें जो हमारा SSC का पैटर्न चल रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। तो अभी देख लेते हैं किसको क्या बोला जाता है। हमारे दो टाइप के क्लाउड होते हैं, एक होते हैं लो लेवल क्लाउड, एक होते हैं हाई लेवल क्लाउड। और जो लो लेवल क्लाउड होते हैं उसमें होता है निम्बस एंड स्ट्रेटस। जो निम्बस होते हैं, निम्बस क्या करता है, रेन बियरिंग होता है, मतलब कि काफ़ी रेन करवा देता है। ब्लैक डार्क, सॉरी, रेन बियरिंग मतलब कि रेन, बारिश नहीं कराते, ठीक है। ओपेक टू सनलाइट, सनलाइट को भी नहीं आने देते। एंड ब्लैक डार्क ग्रे कलर, और ये ग्रे कलर के ब्लैक या डार्क होते हैं। अगर आपको ये तीनों पॉइंट कहीं पे दिख रहे हैं और पूछे कि किस टाइप का क्लाउड है, तो उसको बोलेंगे निम्बस क्लाउड है। देन उसके बाद जो स्ट्रेटस होते हैं वो लेयर्ड क्लाउड होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं हाई लेवल क्लाउड, क्यूमुलस एंड सीरस। जो क्यूमुलस है वो बारिश नहीं कराते और सीरस तो बिल्कुल भी बारिश नहीं कराते, ठीक है। और जो क्यूमुलस है वो फ्लैट होते हैं और वूल शेप के, ऐसे आप लोगों को क्लाउड दिखे होंगे, तो वूल शेप के जो होते हैं उनको क्यूमुलस बोलते हैं। कॉटन वूल की तरह फ्लैट, इनका जो बेस है वो फ्लैट होता है। 4000 से 7000 मीटर पे ये मिलते हैं। और जो हमारे सीरस हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलते हैं और फेदरी अपीयरेंस होती है इनकी। तो ये देखो, ये सीरस है तो इस टाइप के देखने को मिलते हैं और हाई क्लाउड में देखने को मिलते हैं। और जो हमारा क्यूमुलस है, क्यूमुलस भी दिखाते हैं आप लोगों को कैसा होता है। क्यूमुलस जो है वो हमारे इस टाइप के होते हैं, ऐसे, ये देखो शायद नीचे इसमें दिख रहा है, ये रहा, ये क्यूमुलस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के वूल शेप आपको दिख रहा होगा। एंड स्ट्रेटस देखा होगा आपने, ये लेयर में इस टाइप से स्ट्रेटस बोलते हैं उसको। और एक कौन सा भी था, निम्बस। तो निम्बस स्ट्रेटस जो है वो हमारे लो लेवल क्लाउड होते हैं, और जो सीरस और क्यूमुलस है वो हमारे हाई लेवल क्लाउड होते हैं। देन उसके बाद एक ये इस तरह से भी हमारा क्या बनता है, बादल बनता है। और इस तरह के बादल को हम इसके टॉप को बोलते हैं एनुअल टॉप, और इसको क्यूमुलोनिमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिमस। और कब होता है, जब साइक्लोन आता है, साइक्लोन की वजह से एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट हो जाती है साइक्लोन के कारण। तो साइक्लोन टाइप हमें ये देखने को भी मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद आते हैं, और जो यहाँ पे मैंने शायद बताया था, निम्बस, निम्बस क्लाउड ही क्या करते हैं, बारिश करते हैं, और कोई बारिश नहीं करता। जो हमारे निम्बस वाले होते हैं ये क्या करते हैं, बारिश करवाते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल है जो, इसके कितने प्रकार हैं। तो रेनफॉल एक प्रेसिपिटेशन है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। तो वाटर साइकिल में जब हमने देखा था, तो जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है वो रेन के फॉर्म में भी हो सकती है, स्नो के फॉर्म में, स्लिट, हेल और ग्रोपल, ये पूछा नहीं जाता है। और जो स्लीट है, स्लीट और जो ओलावृष्टि होती है उसी को स्लीट बोलते हैं। और हेल जो है, जो स्लीट है वो थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, और जो हेल है वो बड़े बड़े होते हैं थोड़े से। बस यही इसमें क्या है, अंतर है। एंड रेनफॉल एक क्या, रेनफॉल बताता हूँ प्रेसिपिटेशन है जिसमें हेल और स्टेट, जो हेल होते हैं बिग साइज के होते हैं, और जो स्लीट होती है
तो स्लीट क्या है, फ्रोजन एंड री फ्रोजन ड्रॉप्स होते हैं। मतलब कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये फ्रोज होगी, फिर यहाँ पे एक ऐसा एटमोसफेयर है जिसमें दोबारा से पिघल गई, उसके बाद फिर से फ्रोज होगी। तो ये स्मॉल साइज में होते हैं, इस तरह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं जो रेनफॉल है, रेनफॉल के 3 टाइप्स होते हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। तो रेनफॉल 3 वजह से होते हैं। जो कन्वेक्शनल है इसका मतलब क्या है, जब क्या हो जाता है, अर्थ का सरफेस हीट अप हो जाता है, तो उसकी जब वर्षा होती है। देन उसके बाद ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक जब रेनफॉल ड्यू टू माउंटेन, जब माउंटेन वर्षा करते हैं, ठीक है, पहाड़ों की वजह से जो वर्षा हो रही है उसको ओरोग्राफिक बोलते हैं। और साइक्लोन की वजह से जो होते हैं उसको साइक्लोनिक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये चीज़ और देख लो, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे कोई भी लेक वगैरह है, और जैसे ये पानी ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इस बादल के पास क्या होगी, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और ये क्या करेगा, एकदम से यहीं पे क्या कर देगा, बारिश कर देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर ऐसे चढ़ेंगे तो यहाँ पे इस एरिया में बारिश होगी। ठीक है, तो इस साइड को हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड। क्या बोलते हैं, विंडवार्ड साइड, विंड वर्ड साइड। तो पूछा जाता है कि जो ये विंड वर्ड साइड में वर्षा होती है या फिर लीवर्ड साइड में, और यहाँ पे पूरा बादल अपना क्या कर देगा, पानी खत्म कर देगा। और जैसे यहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा, तो सारा पानी खत्म हो गया है, तो यहाँ पे ड्राई होगी, तो यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होगी, तो इसी को बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक